वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित राज। लास्ट डे हमने नरेशन में लेटेस्ट वाले सेंटेंस पढ़े थे। आज हम उसी के आगे लेट से संबंधित नियम, ये हमारा जो अन्य नियम है लेट से संबंधित नियम, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो लास्ट डे जो हमने पढ़ा था, आई होप कि आप लोगों ने लास्ट का वीडियो देखा होगा और आपको 100% वहाँ से सीखने को मिला होगा। तो उसी आशा के साथ और उसी जुनून के साथ हम आज की अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। लास्ट डे हमने पढ़ा था उसका एक रिवीजन करते हैं, इसके बाद अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट डे हमने पढ़ा था कि यदि आर एस का वाक्य लेट्स या फिर लेटस से प्रारंभ हो। हमने कल आपको बताया था कि आर एस और आर बी का वाक्य कौन सा होता है। तो जो वाक्य कामा इनवर्टेड कामा के अंदर होगा वो होगा आर एस का वाक्य, और जो वाक्य कामा इनवर्टेड कामा के बाहर होगा वो होगा आर बी का वाक्य। तो यहाँ पर आर एस का वाक्य लेट्स या फिर लेटस से प्रारंभ हो, ये हमारा आर एस का वाक्य लेट्स या फिर लेटस से प्रारंभ हो, और ये हमारा होगा आर बी का वाक्य। तो हमने कल की क्लास में यही जाना था कि यदि आर एस का वाक्य लेट्स या फिर लेटस से प्रारंभ हो तो उसमें हमने आपको बताया था इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। तो हमने सर्वप्रथम आपको बताया था कि आर बी के वर्ब को चेंज करना। हम सेंटेंस पहचानेंगे, सेंटेंस पहचानने के बाद हमारा फर्स्ट कार्य यही होता है कि हमें आर बी के वर्ब को चेंज करना होता है। तो हमने बताया था कि यहाँ पर अगर आपके वाक्य में सैड लिखा है तो सैड को हम चेंज करते हैं प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में। हमने कहा था कि यदि आर बी की वर्ब में सैड लिखा है तो सैड को हम चेंज करेंगे प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड में, और अगर सैड टू लिखा है तो सैड टू को हम चेंज करते हैं प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू में। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम आता है कि यहाँ पर हम कामा इनवर्टेड कामा को उठाकर कंजंक्शन लगाते हैं दैट। यहाँ पर कामा इनवर्टेड कामा को उठाकर हम कंजंक्शन लगाते हैं दैट लगाने के बाद हमारा यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं दे शुड या फिर वी शुड, दे शुड या फिर वी शुड, दे शुड या फिर वी शुड। इसमें से हम सब्जेक्ट लिखते हैं एक, वो भी आर एस के वाक्य के भाव के हिसाब से हम इसमें यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिखेंगे। या तो हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं, या हमारे पास दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को लगाना होता है, या हम लगाएंगे दे शुड या फिर वी शुड। अब ये डिपेंड करता है आर बी की वर्ब में। अगर आर बी वाले वाक्य में ये वाक्य जो वाक्य कामा इनवर्टेड कामा के बाहर होगा, अगर आर बी वाले वाक्य में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव के हिस्सा है या फिर ऑब्जेक्टिव के हिस्सा है, अगर आर बी वाले वाक्य में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव के हिस्सा है या फिर ऑब्जेक्टिव के हिस्सा है तो उसे हम चेंज करते हैं आर एस के वाक्य में वी शुड का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद से सभी के साथ दे शुड का प्रयोग करते हैं। जिन लोगों ने अगर ये क्लास नहीं देखी है तो ये समझ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर अगर इसी क्लास को बताने लग जाएंगे तो फिर कल के इतना ही टाइम लग जाएगा, तो ये समझ लेना। अगर जिन लोगों ने ये क्लासेस अगर जो लोग मिस कर रहे हैं तो ये समझ लेना वो लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि इन क्लासों में आपको 100% बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की हम लेकर जा रहे हैं धीरे धीरे, और इसके बाद आपको 100% यहाँ सीखने को मिलेगा। आप अगर यहाँ सीखने के उद्देश्य से हैं तो आपको 100% इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि अगर आप सीखने के उद्देश्य से हैं तो आपको 100% यहाँ से सीख कर ही जाएंगे। तो अगर जिन लोगों ने ये वीडियो मिस किया है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है नरेशन बाई राज। आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे नरेशन बाई राज तो यहाँ से हमने सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई दी है, जिसमें हमने एडवर्ब को चेंज करना, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, टेंस में कैसे परिवर्तन करते हैं, इसके बाद असर्टिव सेंटेंस का बनाना, असर्टिव सेंटेंस में जो अपवाद होते हैं सभी का वीडियो अलग से अपलोड किया है। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा तो नरेशन बाई राज आप जैसे डाल देंगे आपको 9 क्लासें मिल जाएंगी। तो 9 क्लासों में हमने ये समझ लेना 80% कोर्स हमारा हो चुका है, केवल 20% कोर्स बचा है नरेशन में, जिसमें से हमारा इम्परेटिव सेंटेंस के बाद आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। तो यहाँ से फिर नरेशन खत्म होता है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा इन 9 क्लासें हैं, इन 9 क्लासों में हम नरेशन को ये समझ लेना बेसिक से एडवांस की ओर पढ़ाया है हमने यहाँ पर। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किया है तो ये समझ लेना कि आपको 100% यहाँ से ही देखना है आपको, और जैसे मैं बता रहा हूँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसी प्रकार से पढ़ना है। तो आप यहाँ से ये समझ लेना नरेशन आपके लिए परमानेंट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, कभी भी आप नरेशन को नहीं भूल पाएंगे, ये गारंटी मेरी है। लेकिन इसके लिए आपको जिस शिद्दत के साथ जिस लगन के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी शिद्दत और लगन के साथ आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ अगर जो लोग नरेशन से
बिल्कुल शुरुआत से जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो नरेशन बाय राज आप जैसे डालेंगे यूट्यूब में तो हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 9 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं। तो जो लोग देखना चाहें यहाँ से नरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद जिनका अगर 10th का टॉपिक कंप्लीट नहीं है, जी हाँ, जिनके समझ में 10th नहीं आता है, 10th भी हमने बेसिक टू एडवांस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो 10th भी हमने आपको बताए हैं। तो आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे 10th बाय राज तो इसके 27 वीडियोज़ अपलोड हुए हैं, जिसमें 27 वीडियो में हमने पढ़ा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हिंदी से, जिसमें हमने हिंदी से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों को हमने कवर किया है। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो वो समझ लेना, यहाँ से ये वीडियो देख लें, क्योंकि आपके लिए स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। स्टोरी में यहाँ से सेंटेंस ये समझ लेना, सेंटेंस मेन पोर्शन मेन टॉपिक यही होता है इंग्लिश ग्रामर में। अगर आपके पास 10th का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप नरेशन हो गया, इसके बाद नरेशन के बाद आता है हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। तो ये सभी टॉपिक आपको बहुत ही कायदे समझ में आएंगे और आप इनमें 100% इसमें से आपको जो नींव होती है आपकी, तो नींव हमारी मजबूत होती है 10th से। अगर 10th का आपको अच्छा खासा नॉलेज है तो इसके बाद आपको आगे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर 10th का टॉपिक जिसका कंप्लीट नहीं है या जिसको सेंटेंस कम समझ में आते हैं तो एक बार हमारी क्लासें करीब 8-10 क्लास से लेकर देखिए, अगर उसको अपने आप में इम्प्रूवमेंट ना समझ में आए तो वो यहाँ से अपना देखना बंद कर दे, जिसको फिर अपना जहाँ समझ में है वहाँ से देखे। लेकिन 8-10 क्लासें देखने के बाद अगर आपको इम्प्रूवमेंट 100% इस बात गारंटी में लेता हूँ, आपको 100% स्वयं में इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा। चलिए इसी आशा के साथ और इसी जोश और जुनून के साथ हम आज अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हम यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे आपको समझाने में, लेकिन आपको उसी शिद्दत के साथ समझना है। जिस मेहनत के साथ मैं यहाँ समझाऊँगा आपको उसी लगन और मेहनत के साथ समझना है। तो चलिए आज की इस अपनी प्यारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था इम्परेटिव सेंटेंस। ये हमारी इम्परेटिव सेंटेंस की आज 3rd क्लास। इससे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस में 2 क्लासेज आपको दे चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट डे इम्परेटिव सेंटेंस में जाना था जो एक यूनिवर्सल नियम होता है। उसमें हमने ये जाना था कि सैड या सेड टू को हटाकर सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइस्ड, ये सभी हम लगाते थे। अब इसके बाद वहाँ पर कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम लगाते थे टू और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नियम था, यूनिवर्सल नियम था। अब उसी के अंदर जो लेट्स या फिर लेटस वाले नियम होते हैं, अब इसी इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर भी हमें इम्परेटिव सेंटेंस में हमने लेट्स या फिर लेटस के नियम पढ़े, जिसमें हमने ये जाना था उसमें एक अलग से तरीका होता है नियम बनाने का। तो वो चीज़ें हमने लास्ट डे क्लास में हमने वो चीज़ें पढ़ी थी। तो जिन लोगों ने लास्ट का वीडियो नहीं देखा तो समझ लेना वो वीडियो देख ले। वो वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ से क्लासेस समझ में आएंगी। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो वहाँ से देख लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आज का टॉपिक है 3rd डे, हम वो इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। उसी इम्परेटिव सेंटेंस में आज हम आगे बढ़ेंगे। अगर क्या होगा देखो, यहाँ पर लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस ये हम पढ़ रहे हैं, अभी कोई हमारा टॉपिक अभी चेंज नहीं हुआ है। अब जब टॉपिक हमारा कल की क्लास में चेंज होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ये समझ लेना भाई, आपके पास 2 से 3 क्लासें आएंगी। तो हमने यहाँ 9 क्लासें हो गई, 3 क्लासें 9 3 12 क्लासों में हम आपको नरेशन पूरा करा कर देंगे 12 क्लासों में। तो ये समझ लेना कितना, मतलब कि हम, और ऐसा नहीं कि हम बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं या बहुत धीरे पढ़ाते हैं। एक मीडियम अपनी स्पीड है, उस अगर स्पीड के साथ अगर हमारे साथ लगे हैं तो आप 100% ये समझ लेना आप कहीं भी समस्या आने वाली नहीं है। 100 ये समझ लेना जनवरी से पहले कोर्स आपको पूरा मिलेगा तो मिलेगा। अभी 1 महीने हमारे पास 30 दिन का समय बाकी, 30 दिन में अभी हमारा कोर्स पूर्ण हो जाएगा। देखो हम पढ़ रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस में लेट्स संबंधी नियम। अब हमने कल पढ़ा था लेटस का नियम। लेटस के नियम में हमने आपको बताया था कि इसमें सैड या सेड टू को हटाकर प्रपोज टू या फिर सजेस्टेड टू लगाते हैं। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। दैट लगाने के बाद लेट्स या फिर लेटस को हटाकर वी शुड या फिर दे शुड का प्रयोग करते हैं। वी शुड का लगाते हैं यदि आरबी के वाक्य में फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस मिल जाए या फिर ऑब्जेक्टिव केस मिल जाए, तो वहाँ पर हम लगाते हैं वी शुड। से सभी के साथ हमने कहा दे शुड का प्रयोग करते हैं। तो आज की क्लास हमारी उसके आगे देखो नियम हमारा क्या है, रूल। यदि आरएस के वाक्य में लेट्स या फिर लेटस के अलावा, अब क्या होगा कि आरएस के वाक्य में तुम्हें लेट्स या फिर लेटस नहीं मिलेगा, तुम्हें आरएस के वाक्य में लेट्स या फिर लेटस नहीं मिलेगा। अब जब तुम्हारे वाक्य में आरएस के वाक्य में लेट्स या लेटस ना आए
कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आएगा, कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आए तो, अब कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आएगा तो इसमें समझ लेना कि उसका बनाने का नियम क्या होगा कि उसमें केवल आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, टू प्लस लेट लगाएंगे उसमें। देखो क्या होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा डायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा वाक्य कौन सा हुआ, ये हमारा हो गया आरवी का वाक्य और ये हमारा हो गया आरएस का वाक्य, जिसमें आपको ये समझना है कि यदि आरएस का वाक्य लेट्स या फिर लेटर से प्रारंभ ना हो। अभी तक हम पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने यही जाना था कि उसमें लेट्स या फिर लेटर से आरएस का वाक्य प्रारंभ हो रहा था, लेकिन आज लेट्स या लेटर से आरएस का वाक्य प्रारंभ नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या हम करेंगे, सैड या सेड टू को हटाकर हमें सर्वप्रथम चेंज करना होता है आरवी की वर्ब। तो वहाँ पर हम सैड या सेड टू को उठाकर चेंज करेंगे सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड। ये समझ लेना, इसमें सैड या सेड टू दोनों को हटाकर यहाँ पर हम लगाते हैं, सैड भी होता है और सेड टू होता है, सैड और सेड टू को हटाकर सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड। ये आरवी की वर्ब चेंज होती है, वो भी हम चेंज करेंगे आरएस के वाक्य के भाव के हिसाब से। जैसा इसका आरएस का वाक्य का ट्रांसलेट होगा, उसका जैसा भाव निकलेगा हिंदी में, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे हम कौन सी आरवी की वर्ब को चेंज करें। अब इसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर टू। हमने कहा यहाँ पर हम कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर लगाएंगे टू के बाद प्लस लेट के बाद यहाँ पर जो लेट हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, मी भी हो सकता है, लेट मी, लेट हर, लेट मी या लेट हिम। तो ये है। फिर इसके बाद इसको हम चेंज करेंगे किसमें, अगर लेट हिम या लेट हर होगा तो चेंज नहीं होगा, लेकिन लेट मी अगर यहाँ आ रहा है तो मी होता है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, वो भी तो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। तो ये चीज़ें हम समझेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से। यहाँ पर आएगा ये समझ लेना, लेट मी हो सकता है या लेट हर या लेट हिम या लेट देम। तो ये समझ लेना कि आपको ये केवल लेट्स अस या लेटस नहीं मिलेगा, केवल लेट्स या फिर लेटस नहीं मिलेगा। तो जो और बाकी चाहे जो मिल जाए, लेट के बाद बाकी चाहे जो नाउन या प्रोनाउन मिल जाए, केवल लेट्स या लेटस ना आए। ये समझना कि आपको यहाँ पर लेट्स या फिर लेटस नहीं आएगा और बाकी चाहे कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो वहाँ पर हमारा नियम यही होता है कि सैड या सेड टू को हटाकर आरवी की वर्ब में सैड या सेड टू को हटाकर हम लगाएंगे सजेस्टेड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड। इसमें हम चेंज करेंगे। फिर इसके बाद हमने कहा कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर हम लगाएंगे टू लगाने के बाद हमारा नियम होता है टू के बाद लेट को लिखा और लेट के बाद यहाँ कोई सब्जेक्ट या कोई आ रहा है, कोई ही हो गया, सॉरी हिम हो गया, हर हो गया, मी हो गया। तो ये चीज़ें अपना जो चेंज करने लायक होगा प्रोनाउन उसको हम चेंज करेंगे 123/7 नियम के हिसाब से, और बाकी फिर सेंटेंस को ऐसे फुल स्टॉप लगा बना देंगे। ये नियम हो गया, ये हमारा हमने अभी पढ़ा कि लेट से संबंधित ये नियम है। ये हमारा नेक्स्ट नियम लेट्स, इसमें हमने क्या पढ़ा कि यदि आरएस के वाक्य में लेट्स या लेटस से प्रारंभ ना हो, यदि आरएस का वाक्य लेट्स या लेटस से प्रारंभ ना हो, कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आए। अब इस नियम देख लो, हम इसको जो अगर लिखना चाहें, जिसको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अपना वो लिख भी सकता है। कैसे लिखेंगे कि यदि आरएस का वाक्य लेट्स या फिर लेटस से प्रारंभ ना हो, हमारा आरएस का वाक्य लेट्स या फिर लेटस से प्रारंभ ना हो, तो उसमें सैड या सेड टू को हटाकर तो आरवी की वर्ब में सैड या सेड टू को हटाकर सजेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड आदि में चेंज करते हैं। फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू प्लस लेट और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये नियम होता है हमारा कि अगर हमारा आरएस का जो सेंटेंस होगा वो लेट्स या लेटर से प्रारंभ नहीं होगा। अब इसके बाद देखो ये होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है डायरेक्ट स्पीच में, और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। अब यहाँ पर हम जब एग्जाम्पल से ये चीज़ें समझेंगे तो एग्जाम्पल से और भी ये चीज़ें बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। देखो यहाँ पर सी सेड टू मी लेट मी टेक टी, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट मी टेक टी, मुझे चाय पीने दो, मुझे चाय पीने दो। तो यहाँ पर देखो लेट मी टेक टी, मुझे चाय पीने दो। अब हमने इसको सेंटेंस को पढ़ा, आरबी के वाक्य को पढ़ा और आरएस के वाक्य को पढ़ा। तो पढ़ने के बाद ये पता चला कि यहाँ पर लेट मी आ रहा है, ठीक, यहाँ पर लेट मी आ रहा है, लेटस तो है नहीं है। तो हमारा नियम जो हमने आज पढ़ा, हमारा नियम ये लगेगा जो हमारे सामने नियम लिखा है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा
कि आरबी की वर्ब में सेंटेंस पहचानने के बाद आपको तुरंत आरबी की वर्ब के ऊपर जाना है और उसमें देखना है कि हम इसमें कैसे चेंजेस करते हैं। कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस पहचानने के बाद आपको आरबी की वर्ब में जाना है और उसमें हम कैसे कैसे चेंजेस करते हैं। ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है। तो यहाँ पर हमने का पढ़ा है कि सेड या सेड टू को हटाकर हम लगाएंगे ऑर्डर्ड हो गया, सजेस्टेड हो गया, वो भी आर एस के वाक्य के अर्थ के हिसाब से। तो सी सेड टू मी कामा लेट मी टेक टी, मुझे चाय पीने दो। तुमने देखा इसको पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। तो सी रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पर हम सेड या सेड टू को हटाकर लगाते हैं रिक्वेस्टेड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, एडवाइस्ड हो गया, सजेस्टेड हो गया, ये चीज़ें लगाते हैं। सी रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पर हम टू नहीं लिखते हैं, केवल लेटेस्ट वाले में समझ लेना आरबी की वर्ब में टू लिखा जाता है। बाकी किसी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय या नरेशन करते समय उसमें टू नहीं लिखते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ पर बताया कि आपको कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर लगाएंगे टू के बाद लेट को जेंग होते लिख देंगे लेट। अब ये देखो ये चेंजेबल है कि नहीं है, लेकिन हमने देखा लेट मी कौन सा पर्सन है, हमारे दिमाग के अंदर ये बात दौड़ी कि 123/सन नियम यहाँ पर हम लगाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नोजेन। तो इसमें हम जब नियम लगाया हमने 123/सन, तो हमारा फर्स्ट पर्सन है आई, मी, माई, माइन। तो ये फर्स्ट पर्सन कौन से केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, वो भी कौन सा सब्जेक्ट, आरबी के वाक्य के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, इसका सी का, ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। सी का क्या होगा, हर, लेट हर टेक टी, इसको हमने जेमतिव लिख दिया। अब इसके बाद लास्ट में लगा दिया हमने फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस देखो हमारा ये बनकर तैयार हो गया, सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर टेक टी। ये हमारा सेंटेंस, सी सेड टू मी कामा लेट मी टेक टी, ये हमारा सेंटेंस था। हमने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया, सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर टेक टी। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे सेड टू मी कामा लेट मी वर्क हार्ड। दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, लेट मी वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करने दो, मुझे कठिन परिश्रम करने दो। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, लेट मी वर्क हार्ड। अब देखो ये भी हमारा सेंटेंस लेट मी है आर एस के वाक्य में, तो इसको हम इसी सेंटेंस से इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर दे सेड टू मी, तो सेड टू को चेंज करने के क्या में हम रिक्वेस्टेड, हम ये लगाते हैं आर एस के वाक्य के भाव के हिसाब से, उसका कैसा भाव निकल रहा है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर तय करते हैं कि इसमें हम आरबी की वर्ब किस में चेंज करें। सी रिक्वेस्टेड मी, अब यहाँ पर हम लगाएंगे कामा इन्वर्ट कामा को हटाकर टू लेट मी, कौन सा पर्सन है, मी है फर्स्ट पर्सन। अभी हमने आपको बताया तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, वो भी आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मी कौन सा केस है, हमने यहाँ पर देखा ये हमारा मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, लेट देम वर्क हार्ड, लास्ट में फुल स्टॉप। तो हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, दे रिक्वेस्टेड मी टू लेट देम वर्क हार्ड। तो ये हमारा सेंटेंस, दे रिक्वेस्टेड मी टू लेट देम वर्क हार्ड। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, मोहन सेड कामा लेट हिम गो, उसे जाने दो। मोहन सेड कामा लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो यहाँ पर देखो उसे जाने दो, यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश देने का भाव प्रकट हो रहा है। लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। सेंटेंस को पढ़ने के बाद सेंटेंस को अपने अंडरस्टैंडिंग में लेना, ये समझ लेना अंडरस्टैंडिंग में का मतलब ये हुआ कि हम सेंटेंस को समझेंगे कि इसमें कैसा भाव प्रकट हो रहा है, हम इसमें आरबी की कौन सी वर्ब लगाएं। तो वो चीज़ें कन्फर्म आती हैं जब हम इसका आर एस के वाक्य और आरबी के वाक्य का अर्थ निकालते हैं। इसके बाद हम डिसाइड कर पाते हैं कि इसमें हम कौन सी वर्ब चेंज करें, किसमें या आरबी की वर्ब क्या लगाएं। तो मोहन सेड कामा लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो यहाँ पर हमको पढ़ने के बाद आरबी का वाक्य और इसके बाद आर एस का वाक्य ये पता चला कि इसमें ऑर्डर आदेश दिया जा रहा है। तो इसको हम चेंज करेंगे, मोहन
यहाँ पर लिखा था कि सेड या सेड टू को हटाकर, देखो यहाँ पर सेड या सेड टू को हटाकर आरबी की वर्ब में लगाएंगे सजेस्टेड, एडवाइस्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड। यहाँ पर मोहन ऑर्डर्ड। अब इसके बाद यहाँ पर हम कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर क्या लगाएंगे, टू। हमने कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर लगा दिया टू। टू के बाद लेट को लिखा है, इसको हम जेनो से लिख देंगे लेट। अब ये हिम कौन सा पर्सन है, तो हमने फर्स्ट डे क्लास में आप लोगों को प्रोनाउन चार्ट बताया था, जिसमें हम ये बताया था हमने आप लोगों को कि आई और वी ये आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट होते हैं, और इसके बाद यू होता है हमारा सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट और दे। ही, सी, इट और दे ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पर देखो लेट हिम कौन सा पर्सन है, हमने यहाँ पर हिम, ही, हिम, हिज ये एक लाइन होती है, ही, हिम, हिज ये हमारी प्रोनाउन चार्ट में एक लाइन होती है, जिसमें थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज। तो यहाँ पर हम तुरंत जाएंगे अपने नियम 123/7, यानी कि थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये थर्ड पर्सन नो चेंज, ये इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो मोहन ऑर्डर टू लेट हिम गो, टू लेट हिम गो ये हमारा हो गया सेंटेंस। क्योंकि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को चेंज करना नहीं, इस वजह से हमने इसको जिंगोटिव लिख दिया है। तो ये हमारा हुआ। अभी देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा लेट से संबंधित नियम। तो लेट से संबंधित नियम में हमने ये जाना कि इसमें नियम बस वही लगता है केवल लेटेस्ट वाले में, केवल लेटेस्ट वाले में एक दूसरे तरीके का नियम लगता है। बाकी इसका नियम तो यही इम्परेटिव सेंटेंस का है। ये तो जो लेट वाला सेंटेंस है, तो इसमें यानी लेटेस्ट के अलावा कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, तो इसमें पूरा नियम एज इट इज तो लगा है इम्परेटिव सेंटेंस का। केवल हमको अपने माइंड में रखना है लेटेस्ट वाले सेंटेंस, ये समझ लेना। क्योंकि ये सेंटेंस सबसे अलग तरीके के होते हैं, और इनका जो बनाने का मेथड होता है वो भी कुछ अलग तरीके का होता है। इस वजह से हमको इन सेंटेंसों को अपने दिमाग में बार बार रिकॉल करना है, बार बार समझना है, बार बार देखना है इसके बाद। क्योंकि ये सेंटेंस ये समझ लेना बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो इन सेंटेंसों को आपको बहुत ही कायदे समझना है। और इसका नियम तो यही है जो हमने लास्ट डे पढ़ा था इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। फर्स्ट डे जब हमारी क्लास हुई थी, जिसमें हमने आपको बताया था इम्परेटिव सेंटेंस, तो उस क्लास में हमने ये सेंटेंस पढ़ लिए थे, लेकिन हमने वहाँ पर लेट्स का जिक्र नहीं किया था। जब हमने ये कहा था कि नेक्स्ट क्लासों में हम लेट और लेट्स अस से संबंधित नियम बताएंगे, क्योंकि इसके नियम लेट अस की वजह से हमको ये नियम बताने पड़े। तो ये एक समझ लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है लेट अस की। अगर क्योंकि वहाँ से समझ लेना एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो सेंटेंस कुछ हट के इन सभी सेंटेंसों से हट कर बनाए जाते हैं, और उनके बनाने का तरीका कुछ अजीब सा होता है। तो इस वजह से हमने वो सेंटेंस आपको पहले बताए हैं, और वो सेंटेंस आपको बहुत ही कायदे से ये समझ लेना कि 100% आपको ऐसे ही सेंटेंस देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ही कायदे से आपको वो सेंटेंस तैयार करना है जो हमने सेंटेंस बताए हैं। और इसके बाद आने वाली क्लासों में अभी जैसे ही कोर्स हमारा आधे मतलब ख़त्म होता है, तो आने वाली क्लासों में ये समझ लेना हम एक दिन में करीब 30 से 40 एग्जाम्पल करेंगे। वो एग्जाम्पल जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और जिनके आने की प्रबल संभावना है, तो वो एग्जाम्पल हम करेंगे। तो वो जब हम जब हमारा रिवीजन होगा, अभी ये हमारी 12 क्लासों में ये हमारा नरेशन यहाँ से ख़त्म होगा। इसके बाद नरेशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंथेसिस को केवल हम ये कोशिश करेंगे करीब 6 से 7 क्लास हुए सिंथेसिस हमारा खत्म हो जाए। लेकिन गारंटी इस बात की मेरी है कि कोई भी एक भी रत्ती का सा भी कॉन्सेप्ट आपको मिस नहीं कराएंगे, ये गारंटी मेरी है। ये समझ लेना, आपको बिल्कुल बस समझना है और पढ़ना है। लेकिन इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि एक भी रत्ती सा भी कॉन्सेप्ट आपका मिस नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल हमारे ऊपर आप विश्वास करिएगा, और आपको मैं पूरा अपना 100% देने की कोशिश करूँगा यहाँ पर समझाने के लिए, और लिखाने में और उसके बाद पढ़ाने में मैं यहाँ पर अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। वो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंथेसिस करीब मैं कोशिश करूँगा कि 7 से 8 दिन में हमारा बाइंड अप हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमारे पास सिंथेसिस आ रहा है। सिंथेसिस के बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंटैक्स। तो ये चीज़ें हैं, तो ये समझ लेना करीब हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे टॉपिक करीब आज 7-8 दिनों में ख़त्म हो जाए, जिससे हमारा कोर्स जल्दी से जल्दी बाइंड अप हो जाए। तो हमारे पास जो
20 से 25 जनवरी के लमसम जो टाइम मिलेगा, तो वहाँ पर हम केवल बस रिवीजन करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, आगे बहुत ही प्लानिंग है, आप लोग बस बने रहिएगा हमारे साथ। ये समझ लेना, गारंटी मेरी है, आपको अच्छे मार्क्स दिलाने की हमारी गारंटी है। केवल आपको जिस जिसके जिस जिस उद्देश्य से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी उद्देश्य से आपको पढ़ना है कि यहाँ पर आप सीखने आते हैं तो आपको 100% नहीं आते, कुछ ना कुछ आपको सीख कर जाना है। केवल आप जब क्लास खोलना है आपको देखने के लिए, तो आपको बस ये दिमाग में डालना है कि आज जो हम यहाँ पढ़ाएंगे, हम अपना यहाँ पर 100% देते हैं, तो आपको भी उधर मोबाइल की उस तरफ आपको 100% देना है। जो मैं कहूँ लिखने के लिए, जो मैं यहाँ पर बातें होती बताने के लिए, जो कॉन्सेप्ट होते हैं लिखाने के लिए कि ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें भी आपको नोट करनी है। कोई भी एक रद्दी सभी कॉन्सेप्ट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से ना आ जाए, तो ये समझ लेना। तो वो कोई भी, चाहे जो कॉन्सेप्ट हमने कहा है लिखने के लिए लिख लो ये, तो वो चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है जरा सी भी। और ये समझ लेना, गारंटी मेरी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने की। केवल मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, केवल आपको उसी तरीके से हमारे साथ नियमित रूप से पढ़ना है। तो हमने देखो, आज हमारा सेंटेंस हुआ इम्परेटिव सेंटेंस, यहीं से होता है ख़त्म। अब हमारा जब नेक्स्ट क्लासेज जब आएंगे, तो उसमें हमारा बचा है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। केवल हमारे पास ये 2 टॉपिक बचे हैं, तो इनकी करीब 3 क्लासें आएंगी। इसके बाद 9 3 12 क्लासों में हमारा नरेशन बाइंड अप होगा। इसके बाद एक दिन क्लास में हम करेंगे रिवीजन, जिसमें मैं आपको केवल एक दिन में केवल 30 से 40 मिनट में सभी, चाहे असर्टिव सेंटेंस दो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो, चाहे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो, या फिर इम्परेटिव हो, या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर एक्सक्लेमेटरी, मैं एक दिन में आपको सभी केवल 30 से 40 मिनट की क्लास में एक दिन में मैं आपको पूरा रिवीजन करा दूंगा। तो वो वीडियो ये समझ लेना, आपको बार बार देखना है, जिससे हमारे दिमाग में जो पुरानी बातें हैं वो हमारे दिमाग में रिकॉल होती रहे। उसका मैं स्ट्रक्चर बताऊँगा, और इसके बाद बनाने का तरीका, हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं, इसके बाद उसका 1-2 एग्जाम्पल, ये चीज़ें हमारी ये समझना है। ये जैसे नरेशन ख़त्म होगा, तो एक दिन क्लास में हम पूरा नरेशन ख़त्म करेंगे। एक दिन क्लास में केवल 30 से 40 मिनट की क्लास में नरेशन हमारा पूरा वहीं से बाइंड अप होगा। तो वो क्लास ये समझ लेना, आपको जब भी नरेशन रिवीजन करना होगा, तो आपको वो क्लास 100% देखनी है। और अगर आपको डिटेल में जाना है, तो डिटेल में आप फिर हमने ये जो 10-12 क्लास है, 13 क्लास ये जो हमारी होंगी, तो अगर आपको डिटेल के साथ पढ़ना है, तो आपको इन क्लासों में ज़्यादा गौर करना है। और अगर आप ये क्लासें पढ़ चुके हैं, तो केवल रिवीजन करना है। मान लो कि 2 से 3 दिन में, क्योंकि रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कहावत कही है। तो ये समझ लेना, अगर आप वहाँ से रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यहाँ वीडियो डाल दूंगा, तो ये 100% आपको केवल 30 से 40 मिनट का समय देना है। और नरेशन को डेली जैसे हम रिवाइज करेंगे, तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में जब रिकॉल होती रहेंगी, तो यहाँ से ये चीज़ें बहुत ही कायदे से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब हम परीक्षाओं में बैठेंगे, तो हमारा एक पॉजिटिव माइंड सेट होगा कि हाँ, हमने मेहनत किया है, तो हमने जो पढ़ा है बस हमारे एग्ज़ाम में वही आने वाला है। तो उससे पॉजिटिव माइंड सेट होता है, तो इससे ये करने से वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे ही हमारा ही यहाँ से नरेशन बाइंड अप होता है 2-3 दिन में, तो इसके बाद एक दिन इसी क्लास हम लगा देंगे, उसमें केवल रिवीजन होगा असर्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव एक्सक्लेमेटरी तक सभी का। वो हम उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, उसका 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे उसमें। तो 30 से 40 मिनट की क्लास होंगी, लेकिन वो क्लास ये समझ लेना, आपको 2 से 3 दिन में डेली रिवीजन ग्रुप में लेना है। तो आज हमने देखो यहाँ पर पढ़ा इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट से संबंधित हम नियम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जाना, कल क्लास में हमने आपको बताया था कि कल की क्लास में हमने आपको इसी में बताया था लेटर से संबंधित नियम। लेकिन आज की क्लास हमारी है कि यदि आरएस का वाक्य लेट्स या फिर लेटर से प्रारंभ ना हो। अब यहाँ पर हमारा आरएस का वाक्य देखो, ये भी वाक्य लेटर से प्रारंभ नहीं है, ये भी और ये भी। तो हमने ये आपको बताया कि यदि हमारा आरएस का वाक्य लेट्स या फिर लेटर से प्रारंभ ना हो, कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आए, कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आए तो सैड या सैड टू को हटाकर, अगर आपको ये नियम यहाँ आगे लिखना है तो आप यहाँ से आगे लिख सकते हैं। कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आए तो सैड या सैड टू को हटाकर हम लगा देते हैं टू, सैड या सैड टू को अगर सजेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, हम ये इसमें आदमी के वर्ग चेंज करते हैं, तो हम लिखेंगे सैड या सैड टू को हटाकर हम लगाते हैं सैड या सैड टू को अगर ऑर्डर्ड हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया, सजेस्टेड हो गया और इसके बाद एडवाइज्ड हो गया, इसमें लगाते हैं। फिर इसके बाद आगे हम लिखते हैं कामा, इन्वर्टेड कामा को उठाकर टू के बाद लेट, और लेट के बाद वही जो अपना वर्ब आगे लिखी है सेंटेंस आगे, केवल उसमें हम केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे और बाकी उस सेंटेंस को उसी तरीके से उतार देंगे। ये हमारा नियम होता है
यदि हमारा RS का वाक्य लेट से या फिर लेटर से प्रारंभ ना हो। तो अब इसके बाद हमने इसका देखो यहाँ पर हमने पढ़ा डायरेक्ट स्पीच में, इसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद सेड या सेड टू को अगर हम लगाएंगे सजेस्टेड हो गया, एडवाइस्ड हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, रिक्वेस्टेड हो गया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे कामा इनवर्ट कामा को अगर टू के बाद लेट के बाद जो आपको आ रहा है, हिम आ रहा है, हर आ रहा है, मी आ रहा है, तो इसको हम उसी हिसाब से अपना 123 नियम से चेंज करके इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब जैसे हमारे इसने लिखा था, हमने आपको बताया सी सेड टू मी कामा एंड कामा लेट मी टेक टी, मुझे चाय पीने दो। उसने मुझसे कहा मुझे चाय पीने दो। ये समझ लेना आपको। अगर इम्परेटिव सेंटेंस समझना है बहुत ही कायदे से, इसमें हम आरवी को चेंज करते हैं, तो इसके लिए आपको ट्रांसलेट आना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इंग्लिश से हम हिंदी में उसको बनाएंगे, उसके बाद उसका हम अर्थ समझेंगे। अगर ये चीज़ आपको आ गई तो समझ लेना इम्परेटिव सेंटेंस आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो जिन लोगों ने टेंथ का वीडियो नहीं देखा, हमने टेंथ पढ़ा दिए इससे पहले। हमने इस वजह से हमने फर्स्ट टॉपिक टेंथ उठाया था, जिसमें 27 क्लासेस हो गई हैं हमारी, पढ़ी हैं 27 क्लासेस, जिनमें हमने हिंदी से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को भी पढ़ा है। तो वो चीज़ें आपको उसमें स्टोरी में बनाते समय बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। यहाँ से समझ लेना, जब आप ये क्लास देख लेंगे, जिस दिन एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको इस क्लास की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। यहाँ पर 27 वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं समझ लेना। अगर टेंथ का टॉपिक आपका कुछ ऐसा लगता है कि हमको समझ नहीं आता है, तो वो चीज़ यहाँ से अपना देख लेना। सभी की हमने टेंथ का अलग अलग वीडियो बना कर डाला है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है यहाँ से देख लेना। हमने यहाँ पर हिंदी से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ा है। इसके माध्यम से हम यहाँ पर टेंथ का यहाँ पर हम अर्थ निकाल लेंगे, और इसके बाद तब डिसाइड करेंगे कि इसमें हम कौन सी आरवी के वर्ब को लगाएं। तो हमने देखा सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट मी टेक टी, मुझे चाय पीने दो। तो यहाँ पर हमको लगा कि यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर रखा दिया रिक्वेस्टेड। सी रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर टेक टी, यहाँ पर टू लगाया, कामा इनवर्ट कामा को लगा टू, उसके बाद लेट, इसके बाद हर टेक टी। अब हमारे सेंटेंस बोल रहा है दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा लेट मी वर्क हार्ड, मुझे कठिन परिश्रम करने दो, यानी कि मुझे कठिन परिश्रम करने दो। तो इसमें भी रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर हमने इसको रिक्वेस्टेड में के चेंज कर दिया है। दे रिक्वेस्टेड मी टू लेट देम वर्क हार्ड। यहाँ पर हमने ये बताया आपको चेंज कैसे करेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा देम। अब नेक्स्ट रीजन लिखा है मोहन से कमेंट कमा लेट हिम गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, मोहन ने कहा उसे जाने दो। तो यहाँ पर हमने लिखा था कि सेड या सेड टू को अगर हम सजेस्टेड, एडवाइस्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड लगाते हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि मोहन आदेश दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लगाया ऑर्डर्ड, मोहन ऑर्डर्ड टू लेट हर गो, लेट हिम गो। तो ये हमारे सेंटेंस हो गए लेट्स या लेट्स और लेटर से संबंधित नियम, यानी लेट के नियम आज से हमारे यहीं से खत्म होते हैं। लेट के केवल 2 नियम है। हमारा फर्स्ट नियम हुआ था फर्स्ट डे, और ये हमारा है सेकेंड नियम। हमने फर्स्ट डे इसका फर्स्ट नियम पढ़ा था, और ये हमारा है सेकेंड नियम। अब इसके बाद हमारा कल का नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कल हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस के बाद हम एक दिन आपको इसमें रिवीजन क्लास आएगी। रिवीजन क्लास आने के बाद नेक्स्ट डे से हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिंथेसिस। तो ये चीज़ें समझ लेना आपको। तो आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको अपने दोस्तों मित्रों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई हमारे साथ कर सकें। और इसके बाद जिन लोगों ने अगर नरेशन मिस किया है, ये समझ लेना नरेशन की आज हमारी 10वें नंबर की क्लास है, जिसमें हमने 9 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई है नरेशन की, जिसमें नरेशन से हमने बेसिक टू एडवांस के बारे में जाना है। हमने नरेशन में उसमें अलग अलग टॉपिक, मतलब जिसमें एडवर्ब चेंज करना है, प्रोनाउन चेंज करना है, टेंस का परिवर्तन है, और जो असर्टिव सेंटेंस जो अपवाद होते हैं वो चीज़ें हैं। WH टाइप के सेंटेंस हो गए। इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस में लेटर्स वाले सेंटेंस हो गए और लेटर वाले सेंटेंस हो गए। तो ये चीज़ें जिन लोगों ने अगर ये वीडियो मिस किया है, तो समझ लेना आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे नरेशन बाय हिराज, तो यहाँ से आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में 9 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और इसके बाद आज की हमारी 10वीं क्लास है। तो ये समझ लेना 2-3 दिन में हमारे यहाँ से ये नरेशन टॉपिक ख़त्म होने वाला है। और अगर आप जिन लोगों का अगर टेंथ का टॉपिक वीक है, अगर जिन लोगों को टेंथ नहीं है समझ में आते बिल्कुल भी, तो समझ लेना वो हमारे साथ एक बार जुड़ के देखें। इसके बाद अगर उनको ना समझ में आए, तो अपना वो जैसा है अपना वहाँ से जहाँ से अपना पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बार मेरे कहने से आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा। करीब 8-10 क्लासें देखने के बाद यहाँ से टेंथ की आपको 100% अपने आप में इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा।
अगर इम्प्रूवमेंट समझना है तो आप हमारा चैनल छोड़ भी सकते हैं, अपना जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पर अपना पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर जिन लोगों ने यहाँ से नहीं देखा है टेंथ के वीडियो, तो यहाँ से टेंथ देखना 27 क्लासेस जिसमें है, तो यहाँ से आपको 100% मेंटली एक वो मिलेगा, स्ट्रांग आपको फील होगा अपने आप में कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। यहाँ से हमने हिंदी में एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज बताया है, अलग अलग पैसिव वाइज हमने बताए हैं सभी के। तो ये चीज़ें अगर जिन लोगों ने यहाँ से वीडियो नहीं देखा है, तो समझ लेना 100% ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, अभी नहीं तो भविष्य में होंगे। क्योंकि इसके बाद यहाँ से स्टोरी आती है, स्टोरी के बाद अनसीन पैसेज आता है, तो वो चीज़ें हैं। अगर आपके पास सेंटेंस का कंप्रीहेंशन नहीं है, अगर आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं या उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं ले पा रहे हैं सेंटेंस को, ये समझ लेना आप आगे ग्रामर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेंथ का जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने अगर टेंथ के वीडियो नहीं देखा है, टेंथ वाइज आज आप डिस्कस करेंगे, तो 27 क्लासेस हम आई हैं इसमें टेंथ की, तो यहाँ से आप अपना देख लेना। और इसके बाद वर्ब में ING जोड़ने के नियम हमने बताया है, तो वो नियम भी आना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूस में वो नियम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही हमने आज पढ़ा इम्परेटिव सेंटेंस से हमारा यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में। तो जिन लोगों ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 100% यहाँ से ये समझ लेना, जब परीक्षाएं निकट होंगी या आप जब परीक्षाएं देने जाएंगे तो आपको उस दिन हमारा इंपॉर्टेंस, हमारी क्लासों का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। आपको 100% यहाँ इस तरीके से मेहनत की जा रही है कि 100% आपका पेपर बिल्कुल यहीं से एज इट इज छापने की कोशिश हो रही है। तो उस दिन आपको पता चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी जोश और जुनून के साथ हम मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एप्टीट्यूड सेंटेंस। बहुत ही कल की क्लास में मज़ा आने वाला है, समझ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका सेंटेंस बहुत ही कायदे से आते हैं, तो कल की क्लास में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, समझ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करना है, और चैनल सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है। और इसके बाद अगर जो लोग वीडियो रेगुलर नहीं देख रहे हैं तो उनके वो रेगुलर वीडियो देखना शुरू कर देंगे। अब हमारी रेगुलर क्लासेस आना प्रारंभ हो जाएंगी। थोड़ा बीच में दिक्कत हो गई थी, इस वजह से हम क्लासेस नहीं डाल पाए, लेकिन अब कोई बात नहीं, अब डेली क्लासेज आपकी पढ़ेंगे। तो अब रेगुलर हमारे साथ जुड़ जाइए। केवल 2-3 महीने के बाद पेपर है, तो आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको 100% यहाँ से सीखने को मिलेगा, और आप पूरा पेपर हम यहीं से छापेंगे, समझ लेना। तो जो लोग रेगुलर नहीं है वो हमारे साथ रेगुलर जुड़ जाएँ, क्योंकि हम अब डेली रेगुलर आपको पढ़ाएंगे, और एक बार डेली हमारी क्लासेस आएंगे। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।